रात के ठीक 12 बजे थे। पूरन सिंह का ट्रक एक घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। पूरन एक मंझा हुआ ड्राइवर था जिसने देश के कोने कोने में अपनी ट्रक चलाई थी, लेकिन यह रास्ता महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा खूनी मोड़ उसे हमेशा बेचैन करता था। यह जगह स्थानीय लोगों में बुतहा जंगल के नाम से मशहूर थी, जहाँ कई ड्राइवर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। ठंड का मौसम था और जंगल की हवा में एक अजीब सी नमी और सन्नाटा था। ट्रक की हेडलाइट्स केवल कुछ फीट तक ही रोशनी डाल पा रही थी, जिसके आगे घना अंधेरा था। पूरन ने मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ट्रक ने एक जोर का झटका लिया और इंजन से एक कर्कश आवाज़ आई, जैसे कोई मशीन करा रही हो। ट्रक धीमा होते होते पूरी तरह रुक गया। पूरन ने माथे पर आया पसीना पोंछा। अरे ये क्या हो गया? उसने चाबी घुमाई, पर इंजन से सिर्फ घर घर की आवाज़ आई। वो घबरा गया। उसे पता था कि इस सुनसान जंगल में रात के वक्त ट्रक का खराब होना मौत को दावत देना जैसा है। उसने टॉर्च उठाई और सावधानी से नीचे उतरा। चारों ओर घने ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियाँ अंधेरे में डरावनी परछाइयाँ बना रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें और दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसने बोनट खोला तो इंजन से हल्की हल्की भाप निकल रही थी। देखने पर पता चला कि रेडिएटर का पाइप फट गया था और सारा पानी बह गया था। अब ट्रक को आगे ले जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरन ने ट्रक के केबिन से अपनी पानी का जार निकाला। उम्मीद थी कि पाइप को ठीक करके आसपास से कहीं पानी मिल जाए तो ट्रक फिर से चालू हो जाएगा। वह इंजन के पास काम करने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। आवाज़ इतनी धीमी और नज़दीकी थी कि पूरन की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। उसने बिजली की तेज़ी से टॉर्च घुमाई, लेकिन अंधेरे में केवल पेड़ और पत्तियां थी। पूरन डर चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ पेड़ों से टकराकर गुजरती हवा की सरसराहट थी, जो अब और भी डरावनी लग रही थी। पूरन ने खुद को दिलासा दिया कि शायद यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने जल्दी से टूटे हुए पाइप को एक रबर टेप से बांधा। अब उसे पानी की तलाश थी। ट्रक से थोड़ी दूर उसने झाड़ियों के पीछे एक पतली पगडंडी देखी। उसे लगा कि शायद यह रास्ता किसी छोटी नदी या किसी गांव की ओर जाता होगा। पूरन उसी रास्ते पर चलने लगा। पूरन को उम्मीद थी कि शायद आगे कोई गांव मिल जाएगा जहां से वह पानी ले आएगा, या फिर कोई नदी या तालाब। पूरन लगातार उस रास्ते पर चला जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कदम पत्तों पर तो पड़ रहे थे, पर आवाज़ अजीब तरह से हल्की थी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। पूरन रुका और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर चलना शुरू किया और फिर से वही आहट हुई। उसने फिर से मुड़कर देखा तो देखा कि टॉर्च की रोशनी में उसे एक पल के लिए दूर पेड़ों के बीच सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति एक पल के लिए वहाँ ठहरी, फिर तेजी से अंधेरे में विलीन हो गई। पूरन का गला सूख गया। यह कोई जानवर या इंसान नहीं हो सकता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि वह जंगल के किसी बुरे साए के चंगुल में फंस चुका है। डर के मारे उसने पगडंडी छोड़ दी और वापस ट्रक की ओर भागने लगा। भागते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस किसी तरह अपने ट्रक तक पहुंचना चाहता था। जैसे तैसे वह लगातार भागता जा रहा था और पूरन को लग रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। जैसे तैसे गिरते फिरते वह अपने ट्रक के पास पहुंचा और तुरंत केबिन में छलांग लगा दी और ट्रक का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने चाबी घुमाई, लेकिन फिर से वही इंजन फिर से घर घर की आवाज़ करते हुए बंद हो गया। उसकी मरम्मत काम भी नहीं आई। पूरन केबिन की सीट पर सिमट कर बैठ गया। उसने खिड़कियां कसकर बंद कर ली। वह बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। उसकी आंखें किसी भी हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी ट्रक की अगली खिड़की के शीशे पर एक उंगली ने बहुत धीरे से दस्तक दी। टक टक की आवाज़ आई। पूरन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने धीरे से आंखें ऊपर उठाई। टॉर्च की कमजोर रोशनी में उसने देखा कि एक चेहरा ट्रक के शीशे से सटा हुआ था। वह चेहरा भयानक था। सूजी हुई आंखें जो अंधेरे में भी लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं।
और एक भयानक चौड़ा खून से सना हुआ मुंह। वह चेहरा एक महिला का था जिसके बाल उलझे हुए थे और गर्दन अजीब तरह से झुकी हुई थी। उसने फिर दस्तक दी, लेकिन इस बार थोड़ी तेज थी। फिर से टक टक की आवाज़ आई। वह महिला का चेहरा अब शीशे पर भाप बनाने लगा। पूरन ने डर के मारे अपना मुंह हाथों से दबा लिया ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। और फिर अचानक वह चुड़ैल जोर से चीखी और ट्रक के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। पूरा ट्रक जोर जोर से हिलने लगा था। पूरन को अब लगने लगा था कि ये उसकी आखिरी ही रात है। पूरन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ रखा था। फिर कुछ देर बाद वह आवाज़ बदल गई। चीखने की जगह वह एक दर्द भरी रोने की आवाज़ में बदल गई, जैसे कोई मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा हो। मुझे बचाओ, ये जंगल मुझे खा जाएगा। पूरन ने भ्रमित होकर खिड़की से बाहर झांका। अब वहाँ कोई महिला नहीं थी। अब बाहर एक छोटी बच्ची, शायद 7-8 साल की, रोते हुए खड़ी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी और वह ठंड से कांप रही थी। वो बोल रही थी, अंकल मेरी मम्मी खो गई हैं। बच्ची ने मासूमियत से कहा। पूरन सिंह एक पिता था तो उसका भी दिल पिघल गया। चाहे जो भी हो, वो इस बच्ची को अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने सोचा कि शायद पहली वाली आकृति उसका वहम थी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे उसका हाथ लॉक तक पहुंचा, उसे अचानक अपने गुरुजी के शब्द याद आए। उसके गुरुजी कहा करते थे कि जंगल की आत्माएं तुम्हें लुभाने के लिए रूप बदलती हैं। कभी किसी आवाज़ या मासूम चेहरे पर विश्वास न करना। पूरन का हाथ लॉक पर जम गया। उसने अपनी आंखें जरा सिकोड़कर बच्ची को देखा। उसने ध्यान दिया कि बच्ची के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हवा में 1 इंच ऊपर तैर रही थी। पूरन का दिमाग अब एकदम सुन्न हो चुका था। पूरन अंदर केबिन में बैठा ही था। उसने फिर से हिम्मत करके ट्रक के बाहर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि बच्ची का मासूम चेहरा अब एक पल में बदल गया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। उसके होंठों पर वो भयानक मुस्कान आ गई जो उसने पहले शीशे पर देखी थी। वह बच्ची नहीं थी, वह फिर से वही भयानक भूतनी थी। अब पूरन को लगने लगा कि जैसे उसके गले को कोई कस रहा हो। उसने देखा कि वही चुड़ैल अब ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। तभी पूरन को याद आया कि उसने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दिया था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर पहली चौपाई शुरू कर दी। जैसे जैसे पूरन ऊंची आवाज़ में पाठ करता गया, उस चुड़ैल की चीखने की आवाज़ धीमी होती गई। जब पूरन ने पूरा पाठ खत्म कर दिया, तब तक ट्रक के बाहर का माहौल एकदम शांत हो चुका था। ट्रक के बाहर जंगल से जैसे पहले की आवाज़ें आ रही थी, झींगुरों की, उल्लुओं की, अब वो फिर से आने लगी थी। पूरन ने कांपते हाथों से खिड़की खोली और बाहर झांका। वहाँ ना कोई चुड़ैल थी, ना बच्ची, केवल घना अंधेरा, पेड़ और खूनी मोड़ की सुनसान सड़क थी। सूरज निकलने में अभी भी कई घंटे बाकी थे। पूरन सिंह रात भर केबिन में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता गया। सुबह की पहली किरण फूटते ही पूरन ने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन एक झटके के साथ चालू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका ट्रक अब दौड़ने के लिए तैयार था। पूरन सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ट्रक को तेज रफ्तार से दौड़ाया और उस भुतहा जंगल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। बाद में उसने उस ट्रक को बेच दिया और कभी भी उस खूनी मोड़ पर वापस नहीं गया। मेरा नाम जेम्स मैककेना है, लेकिन जंगल में सब मुझे बस जिम कहते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल सिएरा पर्वत श्रृंखला के विशाल जंगलों की सेवा में गुजारे हैं। मैंने भालू से लेकर भगोड़े अपराधियों तक हर तरह के खतरों का सामना किया है। मैंने अपनी नौकरी 3 साल पहले छोड़ दी थी। आधिकारिक तौर पर मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ, पर सच्चाई कुछ और थी। मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं अब अकेला नहीं रहना चाहता था। यह घटना मेरी रिटायरमेंट से ठीक 6 महीने पहले की है। वह अक्टूबर का महीना था, बर्फबारी शुरू होने से ठीक पहले का वक्त। जंगल शांत और खाली हो रहे थे क्योंकि अधिकांश हाइकर्स और कैंपर्स वापस जा चुके थे। मैं उस समय जंगल के सबसे ऊंचे
और दूर इलाके में गश्त पर था, जिसे स्थानीय लोग द वायर्स कहते थे। यह एक ऐसी घाटी थी जहां जीपीएस सिग्नल भी अक्सर खो जाते थे। पहले दिन मैं अपनी पुरानी जीप को लास्ट आउटपोस्ट पर छोड़कर बाकी का सफ़र पैदल ही तय कर रहा था। उस रात मेरा प्लान टारेटुलस पीक के नीचे बने एक पुराने रॉक निर्मित शेल्टर में रुकने का था। शाम के करीब 4 बजे मैं उस शेल्टर तक पहुंचा। यह पत्थरों से बना एक छोटा कमरा था। मैंने जल्दी से आग जलाई और रात का खाना बनाया। मैंने नोटिस किया कि जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। आमतौर पर उस समय हवा में पाइन के पेड़ों की सरसराहट, गिलहरी की चींची या झींगुरों की आवाज़ या उल्लू की आवाज़ तो आती ही थी, मगर यहाँ सब कुछ शांत था। यह चुप्पी उस तरह की नहीं थी जो रात के सन्नाटे में आती है, बल्कि यह ऐसी चुप्पी थी जैसी किसी मुसीबत के आने से ठीक पहले छा जाती है। रात को करीब 8 बजे मैंने अपने रेडियो पर बेस स्टेशन से चेक इन किया। सब कुछ सामान्य था। मैं अपनी स्लीपिंग बैग में घुसकर सोने की कोशिश की, मगर मेरी नींद नहीं लग रही थी। मेरे 30 साल के अनुभव ने मुझे बताया कि कुछ तो बहुत गलत था। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद टूट गई। बाहर अंधेरा घुप था। आग लगभग बुझ चुकी थी। मुझे बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ ज़मीन पर खरोचने की थी। यह ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई नुकीली चीज़ धीरे धीरे पत्थर पर रगड़ी जा रही हो। मैंने धीरे से अपनी साइड आर्म रिवॉल्वर उठाई। मैंने पत्थर के शेल्टर से बाहर झांका। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय कुछ पेड़ों के काले सायों के। खरोचने की आवाज़ रुकी और उसकी जगह एक दूसरी आवाज़ आई, जैसे कोई हंस रहा हो। यह किसी बच्चे की हंसी थी, लेकिन उसमें एक भयानक गहरी गूंज थी जो एक बच्चे की आवाज़ में नहीं हो सकती। ऐसा लगा मानो किसी ने टेप रिकॉर्डर पर एक बच्चे की हंसी को धीमा करके बजा दिया हो। हंसी दूर से नहीं बल्कि शेल्टर के ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने तुरंत अपने सारे सेंसर अलर्ट ऑन कर दिए। मैंने अपने रेंजर कैरियर में कई अजीब चीज़ें देखी थी, लेकिन यह हंसी मानवीय नहीं थी। मैंने दीवार के साथ सटकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं जानता था कि मुझे बाहर जाकर देखना होगा, नहीं तो मैं पूरी रात पागल हो जाऊंगा। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर दी। रोशनी में मैंने देखा मेरे शेल्टर के चारों ओर की सूखी ज़मीन पर गहरे घुमावदार खरोंचों के निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लंबी नुकीली उंगलियों से सर्किल बनाया हो। लेकिन जो चीज़ सबसे भयानक थी वह यह कि शेल्टर के पीछे जहाँ से हंसी आ रही थी वहाँ कोई फुटप्रिंट नहीं था। सिर्फ उस अजीब खरोच के निशान थे और उसके ऊपर सफ़ेद पंखों के कुछ छोटे टुकड़े पड़े थे। वे किसी पक्षी के पंख नहीं थे, बल्कि वो बहुत नाजुक और अननेचुरल लग रहे थे। मैंने अपनी राइफल लोड की और बाहर कदम रखा। तभी मेरे सिर के ऊपर से एक काली विशाल छाया तेजी से गुजरी। यह इतनी बड़ी थी कि इसने चांद की रोशनी को भी एक पल के लिए पूरी तरह से ढक दिया। उसके उड़ने की कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ तेज़ ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ एक सड़ी हुई गंध आई, जैसे सड़े हुए मांस की होती है। वह छाया हवा में ऊंची उठी और टारेंटुलस पीक की तरफ तेजी से उड़ गई। मैंने अपने रेडियो पर बेस स्टेशन को संपर्क करने की कोशिश की। 28 यह जिम है, मुझे बैकअप चाहिए। और उस स्टैटिक के बीच में मुझे घुटी हुई फिर से हंसी सुनाई दी। मैं समझ गया वह चीज़ मेरे कम्युनिकेशन को जाम कर रही थी। मैंने तुरंत शेल्टर के अंदर घुसकर खुद को अंदर से लॉक कर लिया। मैंने अपनी राइफल को दरवाजे पर तान दिया और पूरी रात आग को तेज़ रखा। मैं जानता था कि द वायर्स में कुछ ऐसा था जो उन कहानियों से ज़्यादा वास्तविक था जो हम रेंजर एक दूसरे को सुनाया करते थे। सुबह की पहली रोशनी होते ही मैं वहाँ से निकल गया। मैं अपने सारे उपकरण वहीं छोड़कर भागना चाहता था, पर एक रेंजर होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता था। मैंने उस पीक की तरफ ट्रैकिंग शुरू की जहाँ वो शैडो मुझे दिखाई दी थी। करीब 1 मील चलने के बाद मुझे एक जगह दिखाई दी जहाँ बर्फ़ नहीं थी,
सिर्फ नंगे कटीले पेड़ थे और उस जगह के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पाइन का पेड़ था। वह पेड़ बीच से पूरी तरह से फटा हुआ था, मानो किसी ने जबरदस्ती चीर दिया हो। और पेड़ के नीचे जमीन पर मुझे बहुत सारे पंखों के टुकड़े मिले। ये वही पंख थे जो शेल्टर के पास थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज पेड़ से करीब 10 फीट ऊपर थी। पेड़ की छाल पर बहुत ऊंचाई पर खून से लिखा हुआ कुछ खुदा हुआ था। ये कोई शब्द नहीं थे, यह सिर्फ एक उल्टा गोल निशान था जिसके नीचे 3 नुकीली लाइनें थी। बिल्कुल उन पंजों जैसे निशान थे। मैंने उस निशान को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, अपनी राइफल को कसकर पकड़ा और वापस बेस की तरफ भागा। मैं जानता था जो कोई भी है वो बस ये चाहता था कि यह मैं निशान देखूं। जब मैं बेस स्टेशन पर वापस आया तो मैंने तुरंत रिटायरमेंट के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में बस इतना लिखा, किसी जंगली जानवर का हमला और कम्युनिकेशन फेल्ड। मैंने उस हंसी या उस निशान के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन कौन मुझ पर विश्वास करता। आज 3 साल बाद मैं अपने घर पर सुरक्षित हूँ, लेकिन कभी कभी जब रात में तेज़ हवा चलती है तो मुझे लगता है मैं सिएरा की उन ऊंचाइयों से अपने नाम को पुकारती हुई एक पतली सी हंसी सुन रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ था वह अब भी द वाइड्स में मेरी आखिरी गश्त का इंतज़ार कर रहा है। मेरा नाम मोहन है। मैं पिछले 25 सालों से रात की बस चला रहा हूँ। मैंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें नापी हैं, हज़ारों लोगों को उनके मंजिल तक पहुँचाया है। ड्राइवर की ज़िंदगी में सुनसान सड़कें, रात का सन्नाटा और अंधेरा आम बात है, लेकिन जो मेरे साथ देवी कुंज रूट पर हुआ उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना ठीक 3 साल पहले की है, जब मैं देवी कुंज से शहर तक की रात 2 बजे वाली भूतिया बस चला रहा था। हम ड्राइवर उसे मजाक में यही कहते थे, क्योंकि वह अक्सर आधी अधूरी भरी रहती थी और उसका रास्ता एक पुराने शमशान घाट के पास से गुजरता था। इसीलिए हम उस बस को भूतिया बस कहते थे। वो रात बहुत अजीब थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवा में एक अजीब सी नमी थी जो ठंड से ज़्यादा उदासी ला रही थी। बस अड्डे पर मुश्किल से 2-3 यात्री थे जो आगे की सीट पर आकर बैठ गए। शमशान घाट के पास वाले बस स्टॉप तक एक भी यात्री नहीं उतरा। रात के 2:15 हुए थे जब मैं प्रेत टिकरी शमशान घाट के पास का बस स्टॉप वहाँ पर पहुँचा। बस अब पूरी तरह रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोला और इंजन बंद कर दिया। बाहर घना अंधेरा था, केवल सड़कें की लाइटें थी जो बुझी बुझी सी थीं। अचानक मेरी खिड़की पर एक जोरदार टक टक की आवाज़ हुई। मैंने घबरा कर देखा। एक बहुत लंबा पतला आदमी बाहर खड़ा था। उसने पुराने ज़माने का सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ड्राइवर साहब, क्या यह बस सुखीपुर जाएगी? उसने धीमी कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, हाँ जाएगी, बैठिए, मुझे सबसे पीछे वाली सीट चाहिए, उसने अंदर आते कहा। वह आदमी बस में चढ़ा। उसकी चाल बहुत धीमी थी। उसकी एंट्री के साथ ही बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी सी छा गई। पहले से बैठे यात्री भी एकदम शांत हो गए। वह आदमी सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया और अपना सर नीचे झुका लिया। मैंने बस फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ाया। अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मेरी बस बहुत भारी हो गई है। इंजन पर ज़्यादा जोर पड़ रहा था। मैंने सोचा शायद टायर में हवा कम है। तभी बस के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगी। यह किसी मरे हुए जानवर की थी, जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है। बिल्कुल ऐसी थी। वो ऐसी गंध थी जो मन खराब कर दे। मैंने बस को धीमी किया। मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास से कुछ बदबू आ रही है? मैंने देखा कि वो आदमी सीधा मेरी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें नहीं थी, वे 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसका चेहरा जो धुंधला नहीं था, एकदम सफ़ेद सूखे मांस का एक नकाब लग रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। बस जंगल के बीचों बीच रुक गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? जब मैंने पीछे बैठे यात्रियों की तरफ देखा तो मेरी सांस तो हलक में अटक गई। जो 2-3 यात्री मेरे सामने बैठे थे
वे भी अब हिलडुल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं थे। उनके चेहरे एकदम पीले पड़ चुके थे और उनके होंठ एकदम नीले थे। वे मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे वे भी उसी भयानक शक्ति के गुलाम बन गए हों। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अटक गया। तभी उस लंबे आदमी ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। वो मेरी तरफ आ रहा था, बल्कि वह सीट के ऊपर से तैरते हुए आ रहा था। उसकी लंबी पतली उंगलियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे वह किसी अदृश्य धागे को खींच रहा हो। उसने कहा, तुम हर अमावस्या की रात हमारी सवारी लाते हो। वो मेरे एकदम पास आ गया। उसकी गंध इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी पुरानी कब्र के अंदर हूँ। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने क्यों रोका? बस तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मैं डरते डरते और कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उस परछाई ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे लगा जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा मेरी चमड़ी को चीर गया हो। उसने कहा, मैं सुखीपुर का आखिरी आदमी हूँ। हम सब जो इस बस में हैं, हम बहुत साल पहले इसी जगह एक हादसे में मर गए थे। उस हादसे को दबा दिया गया। हमारी आत्मा यहीं भटकती हैं। हमें हर रात एक ड्राइवर चाहिए होता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें फिर से काले गड्ढों में बदल गईं। उसने कहा, अब तुम हमारे नए ड्राइवर हो मोहन। तुम्हें हमें सुखीपुर ले जाना होगा हमेशा के लिए। उसने अपनी उंगलियां मेरे गले की तरफ बढ़ाईं। मैंने पूरी ताकत से अपने आप को सीट से पीछे धकेला और चिल्लाया। मेरी चिल्लाहट इतनी तेज थी कि मेरे कानों में गूंज रही थी। ये सब देखकर मैं बस बेहोश होने ही वाला था। अचानक मेरा हाथ गलती से बस हॉर्न पर पड़ गया। जंगल के सन्नाटे में हॉर्न की आवाज़ ने एक अजीब सी चीरती हुई गूंज पैदा की। वो भयानक परछाई जो कि एक प्रेत था, वो हॉर्न की आवाज़ से चौंक गया। वो एक झटके में पीछे हट गया और हवा में विलीन हो गया। उसके साथ ही बस के अंदर बैठे अन्य यात्रियों की पीली बेजान आकृतियां भी धीरे धीरे धुएं में बदल गईं। मैं कांपते हाथों से बस स्टार्ट करने में कामयाब हुआ। इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। मैंने पूरी रफ्तार से बस को वहाँ से भगाया। जब मैं सुखीपुर बस अड्डे पर पहुँचा तो वहाँ सुबह होने वाली थी। मैंने देखा कि बस के आगे की सीटों पर बैठे तीनों यात्री जो शमशान घाट से पहले चढ़े थे, गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन बस की पिछली सीट पर जहाँ वह लंबा आदमी बैठा था और उस जगह से अभी भी हल्की सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने उस दिन के बाद रात की ड्यूटी छोड़ दी। मैं आज भी उस रूट से जाने से डरता हूँ। मुझे पता है कि वह बस आज भी रात 2 बजे चलती है। वो भयानक सवारी आज भी अपने नए ड्राइवर का इंतज़ार करती है। और उस रात मैं शायद ही बाल बाल बचा था। वह रात 2 बजे की सवारी मेरी आखिरी डरावनी याद बीती थी। रमेश करीब 20 सालों से उस पहाड़ी रूट पर बस चला रहा था। वो इस रास्ते के हर मोड़, हर पत्थर से वाकिफ था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वो अमावस्या की काली रात थी। चांद का नामो निशान नहीं था। बस में लगभग 15 यात्री थे जो एक छोटे से शहर की तरफ जा रहे थे। करीब 11 बजे जब बस घटिया घाट के नाम से मशहूर घने साल के जंगल से गुजर रही थी, तभी अचानक बस का इंजन बंद हो गया। एक जोरदार झटका लगा और बस गहरे सन्नाटे में डूब गई। क्या हुआ ड्राइवर साहब? एक अधेड़ उम्र के यात्री ने घबरा कर पूछा। लगता है इंजन ने धोखा दे दिया, रमेश ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। उसने टॉर्च उठाई और बस के नीचे उतर गया। जंगल में घना अंधेरा था। केवल उसकी टॉर्च की पीली रोशनी ही कुछ दूर तक रास्ता दिखा रही थी। चारों ओर सिर्फ झींगरों की कर्कश आवाज और जंगली जानवरों की रहस्यमय फुसफुसाहट थी। रमेश ने इंजन चेक किया, पर कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि कोई बड़ा फॉल्ट है। रमेश ने बस को चारों तरफ से अच्छे से चेक किया। रमेश ने सोचा कि वह बस के अंदर जाकर यात्रियों को सांत्वना दे और बस सुबह तक इंतजार करने को कहे। जैसे वो बस के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि अंदर एक अजीब सा माहौल है। सभी यात्री जो अभी तक आपस में बातचीत कर रहे थे अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, पर एकदम शांत,
कोई बात नहीं कर रहा था, ना कोई हिल डुल रहा था। उनके चेहरे अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे पत्थर की मूर्तियाँ हों। मैंने उनसे कहा, आप लोग घबराइए मत। रमेश की बात बीच में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि यात्रियों की संख्या कम हो गई है। उसने पिछले सीट से गिनना शुरू किया। जैसे ही वह 15 की संख्या पर पहुंचा, उसकी गिनती गड़बड़ हो गई। गिनती केवल 13 तक ही पहुंची। 2 यात्री कहाँ गए? रमेश सोचने लगा। रमेश को लगा कि शायद वह अंधेरे में गलती कर रहा है। उसने फिर से गिनती शुरू की, इस बार भी 13। उसे याद आया कि एक कपल जो सबसे पिछले सीट पर बैठे थे, वो दोनों गायब थे। रमेश ये सब देखकर बहुत डर गया और घबरा गया। वो सोचने लगा कि बस के दरवाजे भी बंद थे, खिड़कियाँ भी। बस 2-3 मिनट पहले ही बंद हुई थी। वे दोनों इतनी जल्दी बस से बाहर कैसे निकल सकते थे? और बाहर निकलने की आवाज़ भी नहीं आई। रमेश ने अपने डर को दबाते हुए टॉर्च उठाई और बस के बाहर चारों तरफ देखने लगा। मिट्टी पर भी कोई ताज़ा निशान नहीं थे। ज़मीन पर सूखी पत्तियाँ थी जिन पर चलने से आवाज़ जरूर होती। रमेश बस के बाहर खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि आखिर वो कपल गए तो गए कहाँ। तभी उसे पास के पेड़ों की झुरमुट से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, कोई सरसराहट। रमेश ने टॉर्च उधर घुमाई। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे ज़मीन पर कुछ दिखा। वो एक छोटा सा कपड़ा था, उस युवा लड़की के दुपट्टे का कोना। रमेश के दिल की धड़कन बढ़ गई और डरते डरते उसने हिम्मत की और उस तरफ बढ़ा। जैसे वह झुरमुट के पास पहुंचा, उसे पत्तियों के बीच कुछ और दिखाई दिया। एक कटी हुई उंगली किसी आदमी की लग रही थी। रमेश चीखते चीखते रह गया। वो खून से सनी हुई उंगली थी। वो तेजी से वापस बस की तरफ भागा। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वो जल्दबाजी में ही बस का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा और हाँफते हुए बाकी यात्रियों को बताने ही वाला था। तभी उसकी नज़र ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर पड़ी, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बूढ़ी औरत अब उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, जैसे कि उसके शरीर में खून हो ही ना, और उसके चेहरे पर एकदम भयानक एक अजीब सी मुस्कान थी। उस बुढ़िया ने कहा, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो रमेश? रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस बुढ़िया ने कहा, मैं इस जंगल की रानी हूँ। उसने धीमी डरावनी हंसी के साथ कहा, और ये बस अब मेरी है। उस बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया। बस के अंदर बैठे सभी यात्रियों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई और रमेश को घूरने लगे। उनकी आंखें भी उस बूढ़ी औरत की तरह सफ़ेद और भयानक थी। रमेश को समझते देर नहीं लगी कि ये सब इंसान नहीं है, ये सब ऊपरी चक्कर है और ये सब चुड़ैल और भूत प्रेत हैं। रमेश को अचानक एहसास हुआ कि ये सभी यात्री कब के बस में मर चुके लोग हैं। यह बस उस घटिया घाट से सालों पहले किसी हादसे का शिकार थी और आज रात अमावस के अंधेरे में फिर से सक्रिय हो गई है। डर से रमेश की चीख निकल गई। उसने सीट के नीचे रखा लोहे का राड पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अब अंदर से बंद था और वो भूतिया औरत उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी परछाई बस के अंदर विकराल रूप ले रही थी। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते रमेश, तुमने मेरी सवारी लाई है, अब तुम्हें यहीं रुकना होगा। रमेश ने दरवाजे को पूरी तरह से धक्का दिया। वो बंद था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टूटी नहीं। जब वो पीछे मुड़ा तो वह भयानक परछाई एकदम उसके सामने खड़ी है। रमेश अपने होश खोने ही वाला था कि उसे अंत में याद आया कि बस में इमरजेंसी खिड़की भी होती है जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। रमेश भागकर बस के सबसे पीछे की तरफ गया। उसने इमरजेंसी खिड़की खोली और नीचे कूद गया। बस के पीछे की तरफ उस जंगल के रास्ते पे भागता ही जा रहा था। भागते भागते वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर भी देखा। उसने देखा कि बाकी के यात्री और वो बूढ़ी औरत वो सब पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते रमेश को अचानक एक पगडंडी दिखी। उस पगडंडी को देखकर रमेश के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी। रमेश अब उस पगडंडी पर भागने लगा। भागते भागते तभी अचानक एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास जैसे रमेश पहुंचा, बस वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ था और पास में एक बाबा बैठे हुए थे। तब रमेश ने उन बाबा को पूरी बात बताई। तब बाबा ने बताया
कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। वो छलावा बनकर सवारी बनते हैं। बहुत सारे लोग इसी जंगल में आकर गायब हो गए हैं। उस घटना के बाद रमेश ने बस ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी थी और वो कई महीनों तक बीमार रहा। यह कहानी है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे की, जो अपनी सुंदरता के साथ साथ खतरनाक मोड़ों और भूस्खलन के लिए भी जाना जाता है। इसी रास्ते पर एक जगह है भैरव घाटी का मोड़, जहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती थीं। लोगों का मानना था कि यहाँ की आत्माएं नए शिकार की तलाश में रहती हैं। किशन एक मजबूत इरादों वाला और एक मेहनती ट्रक ड्राइवर था। वह पिछले 10 साल से पहाड़ों पर माल ढो रहा था। वह भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन रात के वक्त इस रूट पर गाड़ी चलाते हुए उसे अक्सर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक ठंडी और घने कोहरे वाली रात में किशन सीमेंट से भरा अपना ट्रक लेकर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था। यह मार्ग मुश्किल था और समय बचाने के लिए उसे रात में ही चलना पड़ा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और वह भैरव घाटी के मोड़ के करीब पहुंच रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। जैसे ही किशन भैरव घाटी के उस बदनाम मोड़ के पास पहुंचा, घने कोहरे के बीच उसकी हेडलाइट्स में एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। वह महिला सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा कोहरे में धुंधला था। पहाड़ों पर रात में किसी का यूं अकेले खड़े होना अजीब था, लेकिन किशन ने मानवता के नाते ट्रक धीमा किया और हॉर्न दिया, लेकिन उस महिला की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। किशन ने खिड़की का शीशा नीचे किया और पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ अकेली, कहाँ जाना है आपको? महिला धीरे से किशन की तरफ मुड़ी। जैसे उसने मुड़कर देखा, किशन की तो सांसें थम गईं। उसका चेहरा बेहद पीला और निर्जीव था और उसकी आंखें खाली गड्ढों की तरह दिख रही थी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे थे। यह एक छलावा था, पहाड़ों में भटकती राहगीरों को भ्रमित करने वाली आत्मा। किशन ने घबराकर एक्सीलरेटर पर पैर रखा और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। किशन ने तेजी से ट्रक भगाया, लेकिन उसके पीछे एक भयानक सन्नाटा उसका पीछा कर रहा था। तभी उसने पीछे के शीशे में देखा, वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत तेजी से दौड़कर उसके ट्रक के बराबर आ गई थी। वह ट्रक की खिड़की के पास आई और एक डरावनी आवाज़ में फुसफुसाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। किशन यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन ट्रक चलाना जारी रखा। अचानक ट्रक के सामने का रास्ता पूरी तरह से बदल गया। किशन ने देखा कि आगे का हाईवे अचानक एक टूटे हुए पुल पर ख़त्म हो रहा है और नीचे एक गहरी खाई है। पुल के किनारे एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, आगे मत जाओ। किशन के दिमाग में एक पल को आया कि यह उसका भ्रम है। उसे लगा कि अगर उसने ब्रेक नहीं लगाया तो ट्रक खाई में गिर जाएगी। उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और इमरजेंसी ब्रेक लगाया। ट्रक एक जोरदार झटके के साथ सड़क के किनारे की पत्थरों की दीवार से जा टकराया। किशन का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया और उसे कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला महसूस होने लगा। जब उसने होश संभाला तो देखा कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। वह मुश्किल से केबिन से बाहर निकला। बाहर आकर उसने देखा, ना तो सामने कोई टूटा हुआ पुल था, न ही खून से लिखा कोई साइन बोर्ड। वह तो एक सामान्य घुमावदार मोड़ था। उसे एहसास हुआ कि वह छलावे का शिकार हो चुका था। तभी उसके कानों में कई लोगों के रोने और कराहने की आवाज़ आने लगी। किशन ने चारों ओर देखा। कोहरे के बीच उसे अपने ही ट्रक के आसपास धुंधली आकृतियाँ दिखाई दी। एक युवा लड़का जिसकी वर्दी फटी हुई थी ट्रक के टायर के पास खड़ा था। शायद एक यात्री बस दुर्घटना का शिकार था। एक परिवार जिसमें माता पिता और एक छोटी बच्ची थी टूटी हुई कार के मलबे के पास खड़े थे और उनकी आंखें किशन की तरफ थीं। और फिर वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत जो अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उस औरत ने अपनी उंगली ट्रक की तरफ की और डरावनी आवाज़ में कहा, तुम भी यहाँ शामिल हो जाओ, हमें ट्रक ड्राइवर चाहिए, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ये सभी आत्माएं भैरव घाट के मोड़ पर अलग अलग हादसों में मारे गए लोगों की थी और किशन को भ्रमित करके उसे भी शामिल करना चाहती थी। किशन पूरी तरह से सदमे में था,
लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक बार कहा था कि पहाड़ों की आत्माएं अक्सर मोक्ष की तलाश में भटकती हैं और यदि उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की जाए तो वे शांत हो जाएंगी। किशन ने वहीं पत्थरों के बीच बैठकर अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की। वह शुद्ध मन से केदारनाथ धाम का नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, हे देवभूमि के वासियों, मैंने आपका कोई अहित नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने आया हूँ। अगर आप अशांत हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपको मोक्ष मिल जाए। मेरी गलती माफ़ करें और मुझे जाने दें। जैसे ही किशन ने यह बात कही, एक तेज़ हवा का झोंका आया। कोहरा एक पल में छटने लगा। किशन ने आंखें खोली। वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वह रोता हुआ लड़का और वह परिवार, सब कुछ हवा में घुल गया। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। किशन किसी तरह अपना क्षतिग्रस्त ट्रक लेकर पास के ही गांव तक पहुंचा। अगले दिन उसने ट्रक वहीं छोड़ा और किसी तरह वापस मैदानों की ओर चला गया। किशन ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। वह भैरव घाटी के उस रात के मंजर को कभी नहीं भूला।